हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि द सोसाइटी शुड बी कंप्लीटली सेफ फॉर अ लिविंग, तभी लोग हाई राइज में रहते हैं, एंड दैट्स द रीजन दे फील दे ऑप्ट फॉर अ हाई राइज सोसाइटी जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी सेफ ओवर देयर, और वही अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी सो द ऑब्जेक्टिव इज लॉस्ट, जो हमारा वो है। फेडरेशन एक ही काम करते हैं अगर कि अब हम अपने शहर को जहाँ रहते हैं हम उसको स्वच्छ बना दें, तो हम वी वेंट आउट टू वी स्टार्टेड कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एंड started interacting with people. I personally have conducted almost 200 plus workshops free of जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं उसमें कितना ये जो जनरेटर्स चलते हैं, आई मीन हैज एनीबडी एवर डन कि इसमें कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं, मतलब आर दे रियली इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, हालांकि इंडस्ट्री इसका ज्यादा है। तो बात ये आ जाती है कि इसमें एनवायरनमेंट में जो कमेटी में होता है, वी हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन कि भाई रेजिडेंशियल सोसाइटीज को एग्जेम्प्ट करा जाए। अभी जय हिंद, मैं हूं अमिताभ। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। नोएडा सोशल मूवर्स के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्री राजीव सिंह, प्रेसिडेंट नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन नोफा। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, 33 साल इन्होंने कॉरपोरेट में नौकरी की है और अब सोशल वर्क में नोफा का कार्यभार संभाल रहे हैं। फिटनेस के बहुत शौकीन हैं, 50 से ज़्यादा बार ये फुल या हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं, 50 से ज़्यादा बार ये सेंचुरी राइड कर चुके हैं, यानी 100 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड्स कर चुके हैं साइकिल पे, और 3 बार ये नेशनल लेवल ट्रायथलॉन कर चुके हैं, जिसमें शामिल होता है साइकिल चलाना, स्विमिंग करना और दौड़ना। इनकी सबसे पसंदीदा दौड़ रही है मसूरी से धनौल्टी तक, और पहली बार जब उन्होंने मुंबई मैराथन में 42 किलोमीटर का पूरा रूट किया। इनकी सोच है जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। उम्मीद करते हैं आज उनसे बहुत ही जानकारीप्रद बातचीत होगी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नोएडा सोशल मूवर्स के 5वें एपिसोड में, और आज आपको अपने बीच पाके हम बहुत ही खुश हैं। कर्नल अमिताभ, थैंक यू सो मच। आई एम रियली प्रिविलेज्ड आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम, एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग 2 एपिसोड्स ऑफ नोएडा सोशल मूवर्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें नोफा के बारे में कुछ बताइए। कर्नल साहब, इसका जो है नोफा का जो एक सोच है, ये एक तरह से इसकी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम नोफा का जो गठन हुआ किस वजह से हुआ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि नोफा जो हाई राइज सोसाइटीज़ के लिए बनी है, जो जितनी मल्टी लेवल अपार्टमेंट्स होते हैं उसके लिए एक संस्था है। 7 साल हो गए हैं हमें इसको बनाए हुए, इसका गठन हुए हुए, और इसका मूल कारण यही था कि हाई राइज सोसाइटीज़ के लिए कोई देखने के लिए कोई नहीं था, कोई हमारी जो समस्याएं हैं, जो हाई राइज सोसाइटीज़ की जो समस्याएं हैं, उसको अथॉरिटी के पास कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। सो द मेन रीज़न वाई नोफा वॉज क्रिएटेड वॉज for helping the high-rise society apartment dwellers. नोफा के आपने बताया 7 साल पहले गठन हुआ, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और मुश्किल चैलेंज आपने तब फेस किया होगा जब कोविड का आगमन हुआ। जी हाँ। और उसमें आप लोग ने कैसे मैनेज किया? लोगों को इतने सारे इश्यूज थे, एक तो ज़्यादातर लोग अपने अपार्टमेंट में रिस्ट्रिक्टेड थे, उसके मेंटल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, उनको खाना देना, पहुंचाना, यकीन करना कि राशन पहुंच रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी होंगी आपको। तो किस तरह से आपने सारी चीज़ों को मैनेज किया? देखिए सर, कर्नल साहब, ये जो कोविड टाइम था ये सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसमें एक तो सभी को, चाहे वो मेडिकल साइंसेस तक, उनको भी पता नहीं था, दे डिडंट हैव अ क्लू कि व्हाट नीड्स टू बी डन। उसी तरह से लोगों को भी नहीं पता था किस तरह से क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी हाई राइज सोसाइटी में, क्लोज नेट सोसाइटी होती है, और वहाँ जो कोविड का जो है कोई पॉलिसी नहीं थी उस समय, कोई भी पॉलिसी नहीं थी कि हाई राइज में अगर, और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो था कोविड जो इफेक्ट्स थे वो हाई राइज सोसाइटीज़ में थे, बिकॉज लॉक कॉमन एरियाज होते हैं। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी समस्या लिफ्ट में आना जाना होता है, तो लिफ्ट एक जो था वो माना जाता था कि लिफ्ट जो है एक हॉटस्पॉट है इसके लिए, कोविड की ट्रांसमिशन के लिए, बिल्कुल ट्रांसमिशन के लिए।
तो प्रॉब्लम समस्या ये थी शुरू में जब हुआ तो शुरू में तो आइसोलेशन के लिए एक सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि जो सबने फेस करी थी कि होम आइसोलेशन अलाउड नहीं थे इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में अलाउड नहीं थे और बाकी स्टेट्स में शुरू हो गए थे। तो फर्स्ट चैलेंज हम लोग को यही था कि हम लोग गवर्नमेंट से बात करें, स्टेट गवर्नमेंट से हमने बात करी थी कि ये जो होम आइसोलेशन है वो अलाउ करा जाए। बिकॉज सबसे पहले मुझे याद है कि हम लोग ने, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी सब हमारी तरफ देख रही थी, फेडरेशन की तरफ उनकी निगाहें थी कि किस तरह का हम लोग उनको किस तरह से आगे ले जाएंगे। तो मैंने खुद उस समय मुझे याद है कि एक रफ हम लोग ने एक ड्राफ्ट करी थी पॉलिसी। उसमें यह था कि जैसे गेट पे सबसे पहला हमारा काम था, गेट पे थर्मोमीटर्स लगाए गए थे, वो सैनिटाइजर्स लगाए गए, उसी तरह लिफ्ट में लगाए गए, रोटी बैंक भी बनाया था, रोटी बैंक भी एक बनाया गया था। क्योंकि क्या था उस समय जो काफी वर्कर्स जो थे इधर उधर जाने लग गए थे, छोड़ के जाने लग गए, उनको रोकथाम के लिए, उनको जिससे कि उनको वो पहले मेंटल इश्यूज थे जी, मेंटल, वो सबसे बड़ा, बिल्कुल आपने सही बोला कि सबसे बड़ा चीज तो मेंटल इशू था एक। तो ये सारी चीजें मिला के हम लोग ने रफ पॉलिसीज बनाई और उनको सबको गाइड किया उस तरह से। उसके बाद एक समय आया जब सेकेंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन बैंक्स भी शुरू करे गए थे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थी और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी तो सोसाइटीज के अंदर छोटे छोटे सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स बनाने की कोशिश प्रयास करा गया, जहां पर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हेल्प करी और उसके लिए ये सारी जो प्रोसेस के लिए आई थिंक नोएडा अथॉरिटी को काफी उनको अप्रिसिएशन भी मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो नोएडा में जो खासकर जो चीजें हुई थी उस समय, और तो उसमें आप लोग का बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि हाई राइज सोसाइटीज में ही वो बने थे सारे के सारे। तो नोफा हैड प्लेड अ वेरी crucial role during the pandemic and we still remember those days। देखिए, जब मुश्किल के वक्त जो मदद की जाती है वो जिंदगी भर याद रहती है। तो आपने बहुत सारा आशीर्वाद भी पाया होगा और लोग याद करेंगे आपको, अगर जब भी आपने जो भी अच्छा काम किया उसके लिए। और यही हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है कि लोगों की गुडविल हमेशा रहनी चाहिए हमारे साथ जी। आपने बताया कि आपकी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं और स्ट्रक्चर्स ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो जहाँ ऊंचे स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, लिफ्ट के इश्यूज होते हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर कट लेट डाउन होनी चाहिए अथॉरिटीज़ द्वारा और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर कराना चाहिए। तो इसमें आप मेंबर हैं, आप एडवाइस करते हैं नोएडा अथॉरिटी को, शायद स्ट्रक्चरल ऑडिट जो हो रहा है, जो पॉलिसी बन रही है। और एक किसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अभी एक लिफ्ट में रिसेंटली एक्सीडेंट भी हुआ था, तो इसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। देखिए, हाई राइज सोसाइटीज़ जो हैं, सबसे बड़ा फेडरेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि सेफ्टी इन हाई राइज सोसाइटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, यहाँ पर लगभग 400 से 500 करीबन हाई राइज सोसाइटीज़ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे उसे ग्रेटर नोएडा या नॉर्थ अपना ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो या फिर नोएडा हो। तो ये तीन जो जोन्स हैं इसमें, तो ये सारी, इसमें जो सेफ्टी जो है इशू एक बहुत बड़ा है। सेफ्टी इश्यूज ये हो रहा है कि, और स्पेशली ये सेफ्टी इशू तब आया जब आपको याद होगा जब गुड़गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था रादर, जब एक पूरी की पूरी फ्लोर्स, पूरी की पूरी हाई राइज जो है नीचे आ गई थी और उसमें काफ़ी डेथ्स भी हुई थी। तो और सबसे बड़ी बात है वो एक नया स्ट्रक्चर बना था। तो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक इन द एंटायर रीजन एंड इन द एंटायर नोएडा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, नोएडा जो है, नोएडा एंड गाजियाबाद, ये हाई राइज सोसाइटीज का हब है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे बल्कि इंडिया में। बॉम्बे के बाद इन्हीं का नंबर आता है। दिस इज द हब फॉर हाई राइज सोसाइटीज। और हाई राइज सोसाइटीज का हब होने से सेफ्टी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है सस्टेनेबिलिटी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेफ्टी हो। सेफ्टी में क्या क्या आता है? सेफ्टी में अब ये जब हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल सेफ्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट की, स्ट्रक्चरल सेफ्टी की बात करता हूँ, उसके बाद फायर सेफ्टी आ जाती है, फिर उसके बाद balcony safety is also one of the issues. It's important that balconies are also made safely, उनका जो boundary walls होती हैं. So this is one point which I had raised with the administration a number of times. I have been raising this again and again. Coming back again, कि structural safety जो है, इसमें why do we need actually structural safety? देखिए, structural safety का ये इसलिए कारण ये है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ checks and balances नहीं है सिस्टम में। प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है, वी आर मिसिंग आउट ऑन दैट। यानी कि
पॉलिसीज जरूर है, लॉ भी है, कानून भी है, नोएडा अथॉरिटी के पूरे कंस्ट्रक्शन लॉज हैं, और लेकिन जो बिल्डर्स या डेवलपर्स जो उसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उनका ऑडिट प्रॉपर नहीं हो पाता है जब हैंडिंग ओवर होता है, जो रेजिडेंट्स को हैंड ओवर करते हैं, जो तो वो हैंडिंग ओवर जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो तो वो कैसे करेंगे? वो उसका यही होता है कि जब तक कि कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करेगी, या तो थर्ड पार्टी ऑडिट करे, बिकॉज देखिए हर एक लेवल पे ऑडिट होता है, लेकिन पेपर्स में तो ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। तो वो अगर नहीं होगा तो these buildings would always be unsafe. Yes. ये अगर ये हाँ सॉरी इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा था एक तो जब सोसाइटी बनी और बिल्डिंग बनी उस समय आपने ऑडिट किया और किया या नहीं किया, लेकिन आपने सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसके बाद भी जब एक बार चल रही है तो क्या सभी जो लिफ्ट के ऑपरेटर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या वो अपनी लायबिलिटीज को उस तरह पूरा करते हैं? क्या वो कुछ लेट डाउन है? और अगर नहीं करते तो क्या हम नोएडा अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ऑपरेटर है, जैसे फलानी कंपनी है और ये नहीं कर रही, इसको आप बैन कर दीजिए अगली सोसाइटीज में लगाने से? क्या हम इस तरह की कोई कर सकते हैं क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि लिफ्ट्स का, जिस लिफ्ट्स पे आ गए हम, देखिए पहले तो स्ट्रक्चर की बात करी थी हमने, अब लिफ्ट्स का भी जब होता है, लिफ्ट्स जब इंस्टॉल होती हैं उसमें, किसी भी हाई राइज सोसाइटी में जब इंस्टॉल होती हैं तो उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हो गया जो डेवलपर है, एक तो वो आ जाता है, उसके बाद जो आता है नोएडा अथॉरिटी आ जाती है, और उसके बाद OEMs जो आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लिफ्ट के मैन्युफैक्चरर, ये 3 लोग ही होते हैं जो इसमें होते हैं। अब बेचारा रेजिडेंट जो है उसको कुछ नहीं आइडिया कि क्या हुआ है, उसने सिर्फ अपने इंस्टॉलमेंट जमा करी हुई है, और वो फाइनली जब जाता है, जब वहां रहने लगता है, देन ही रियलाइजेस कि क्या क्या गैप्स हैं इसमें। तो लिफ्ट्स की जहां तक बात है कि अगर प्रॉपर उसकी AMCs देनी चाहिए, और मैं बोलता हूँ AMCs में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, वी डोंट हैव अ यूपी इसमें अपार्टमेंट एक्ट जो है हमारा, उसमें लिफ्ट्स के ऊपर वी आर टोटली साइलेंट ऑन दैट, वी डोंट टॉक अबाउट लिफ्ट्स एट ऑल इन दैट, वो कुछ चुप है उसमें, साइलेंट है। सो वी नीड अ लिफ्ट एक्ट। लिफ्ट एक्ट की इंपॉर्टेंस हो जाती है, जो अभी होपफुली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो वो एक बहुत जरूरी है। अच्छा, लिफ्ट एक्ट काहे के लिए चाहिए? लिफ्ट जैसे अभी देखिए, जब लिफ्ट बना दी गई है, लिफ्ट चल रही है, डेवलपर ने दे दी, हैंड ओवर कर दी सबको ना, उसका मेंटेनेंस का कोई लॉ नहीं है, कि उसका लॉ ये नहीं है कि उसमें क्या क्या, सपोज जो लिफ्ट लगाएगी कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब अगर वो एक लिफ्ट चल रही है 10 बार, एक चल रही है 100 बार लिफ्ट, तो ऊपर नीचे जा रही है, तो उसका वेयर एंड टियर हाई है। और उसमें आजकल वो जो ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइसेस, जो ARDs जो लगती हैं लिफ्ट्स में, वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स मैंडेटरी। लेकिन कई सोसाइटीज में अभी वो भी नहीं लगी हुई है, कई में लगी है। फिर उसके बाद आता है कि इसका जो सोसाइटी के अंदर आपके उसको इंजीनियर है कि नहीं, जो लिफ्ट को देखेगा, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उसका रूटीन चेक कर सकता है कि नहीं, उसकी पुलिस काम कर रही है कि नहीं, जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं उसमें आधे वो है कि नहीं अवेलेबल, और लास्टली उसमें सिक्योरिटी वाला बैठा है कि नहीं हेल्प करने के लिए पब्लिक को, अगर बाय चांस लिफ्ट जो है उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, बच्चा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को वैसे हम बोलते हैं कि अलाउ नहीं करते, कोई सीनियर सिटीजन जा रहा है, कोई 80 साल का या छोटा सा बच्चा जा रहा है लिफ्ट के अंदर, तो उसको कौन देखेगा? अगर कई बार होती है, मैंड ही नहीं होती। अच्छा, ये सारी चीजें इसलिए भी होती हैं क्योंकि देयर इज एक्स्ट्रा कॉस्ट टू इट। तो एओएस के अगेन इट्स अ विशियस सर्कल कि जब एओएस के बात आती है, एओएस के पास फंड्स नहीं होते उन चीजों को, सारी चीजों के। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें AMCs जो होते हैं, दे शुड बी वेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर AMC अगर AMC बना रहे हैं तो नोएडा अथॉरिटी हमारे हैं, दे शुड वेट इट कि इज इट ओके, इज इट सेफगार्डिंग द AOS, AOM मेंबर्स को। अब AOS का क्या है, देखिए AOS को टेक्निकली कुछ नहीं जानते हैं, मैं क्या है, देखिए they have no formal training, they are doing voluntary services। जो AOS के जो मेंबर्स होते हैं, 2-3 तरह की सेफ्टीज हैं। AMCs अच्छे होने चाहिए लिफ्ट्स के, और बाकी फायर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फायर अगेन इसमें भी वही चीज है कि प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस हुए हैं कि नहीं व्हाइल डिलीवरिंग द जब OCs एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स जो नोएडा अथॉरिटी इशू करती है सोसाइटीज को, सो हैव दे टेकन केयर कि पूरी इसकी जो फायर सेफ्टी
इसकी गई हुई है कि नहीं, ये हो। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि द सोसाइटी शुड बी कंप्लीटली सेफ फॉर अ लिविंग, तभी लोग हाई राइज में रहते हैं, एंड दैट्स द रीजन दे फील दे ऑप्ट फॉर फॉर अ हाई राइज सोसाइटी जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी सेफ ओवर देयर, और वही अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी सो द ऑब्जेक्टिव इज लॉस्ट, जो हमारा वो है। अगला सवाल हमारे दिमाग में जो आता है वो है गार्बेज डिस्पोजल के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत ज़रूरी पॉलिसी है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और बहुत ज़ोर शोर से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसमें एक वेस्ट सेग्रीगेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, स्पेशली इट स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, फ्रॉम द अपार्टमेंट लेवल। तो हाउ डू एजुकेट द अपार्टमेंट ओनर्स टू सेग्रीगेट द वेस्ट एंड देन द अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस टू मैनेज द वेस्ट इन अ सेग्रीगेटेड मैनर? कर्नल साहब, आपने ये जो यू हैव टच्ड टॉपिक व्हिच इज रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आई मीन इस पे बहुत काम किया है, और पर्सनली आल्सो दैट्स द रीजन आई हैव डन। देखिए, बाकी जो हमारी संस्था है, मैं उस पर बाद में उस पर नाम भी लेना चाहूंगा, जो लोगों का, इट्स नॉट कि राजीव सिंह का अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव बीन वर्किंग इन दिस, बट आई विल कम टू दैट लेटर ऑन एट अ लेटर स्टेज। बट coming over to the waste segregation part of it, waste जो solid waste management की जो 16 की जो policies हैं, तो I remember हमारा जो नोफा जब आए थे, नोफा जब बना था, तो सबसे पहला हम लोग ने बोला हाउ टू रीच पीपल, आई मीन वी वर हमें पता था समस्याएं हैं इस हाई राइज की, लेकिन वी हैड टू फाइंड आउट अ वे टू रीच आउट टू द पीपल, टू द AOAs, तो हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते थे। तो फर्स्ट उसी टाइम ये बात है कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले से अनाउंस किया था कि भारत को एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने करा था, तो 14 में उन्होंने अनाउंस किया था, 15 पे उस पर काम हुआ, और 16 में वो पॉलिसी अनाउंस हो गई थी, 2016 में अनाउंस हुई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 16, SWM 16 उसको कहलाते हैं। तो नई पॉलिसीज में सबसे पहले 2-3 चीजें उसमें जो मुख्य थी वो ये थी कि उसका जो बेसिक आइडिया था टू इन्वॉल्व पीपल ऑल्सो। देखिए, जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे पॉलिसी बन सकती है, पॉलिसी आराम से बन जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि लोग इन्वॉल्व ना हो उसमें। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जन आंदोलन जब तक नहीं क्रिएट होगा, वी हैव टू क्रिएट अ पीपल्स मूवमेंट to implement such kind of policies. तो हम लोग ने सोचा कि this is the best thing what we can do, because everybody wants a clean country, clean city. तो ये एक बहुत मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा अगर फेडरेशन एक ही काम करते हैं, अगर कि अब हम अपने शहर को जहाँ रहते हैं उसको स्वच्छ बना दें, तो हम we went out to we started conducting workshops and started interacting with people. I personally have conducted almost 200 plus workshops free of cost. चाहते थे हम लोग हाई राइज सोसाइटीज में, दो हाई राइज सोसाइटीज में एवरी सैटरडे या संडे हम लोग इस तरह से अपनी टीम जो थी हाँ तो जाती थी। एंड क्या बात करते थे हम, लेट मी आई कंसाइज, हालांकि वो अराउंड 30 मिनट्स का वर्कशॉप होता था, ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन मेन जो उनको जो मैसेज जो जाता था कि मैसेज ये था कि हमारे यहाँ स्वच्छता के लिए ऊपर कानून है, जो लोगों को नहीं पता था, कानून भी है कुछ कि स्वच्छता के ऊपर। तो वो कानून ये था कि वन हैज टू एवरी वेस्ट जनरेटर, जो भी कूड़ा जो पैदा कर रहा है, उसको, ये कानून है जो मैं बता रहा हूँ आपको भी, कि वी हैव टू सेग्रीगेट दैट वेस्ट एट द सोर्स। तो we went to over a period of 2 or 3 years we went to around 200 roughly societies. उसमें यही था, उनको educate करते थे। The only thing what we were doing was educating them to know about what solid waste management is. Why do they need to segregate the waste? सबकी सारी education हमने AOS को करी पहले तो, जिससे कि वो आगे they become brand ambassadors for Swachh Bharat and start taking it forward, the thought process, and we were pretty successful also. जरूर लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इंदौर से आगे होंगे, और डेफिनेटली क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया होना चाहिए हमें, और क्यों नहीं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, नया है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने अभी इंदौर का नाम लिया, क्योंकि एक हमारे मित्र जो थे वो उन्होंने शेयर किया था, वो इंदौर गए थे, तो मतलब मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट को और 10वें को या 20वें को जो सेपरेट करता है,
तो वहां पर वो एक यहाँ से दिल्ली से गए थे, वो पान की दुकान पे गए वहां पर, और वो पान वाला जो था वो उनके डायलेक्ट से समझ गया कि ये बाहर से आए हैं, ये इंदौर के नहीं है। तो उन्होंने पान लिया, तो उन्होंने वो जो पान वाला था उन्होंने वो प्लेट में पान रख के दिया, उस पर टूथपिक भी लगाई और उनको दिया जो पान, और उनको फिर समझाया कि एक ये प्लेट जो है आप उस डिब्बे में फेंकेंगे, टूथपिक वहां फेंकेंगे, और पीक आप कहीं नहीं फेंकेंगे। ये एक अवेयरनेस पान वाले की दुकान का है, जो पान वाला जो बेच रहा है। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, जब इस तरह का हर एक बच्चा जानने लगेगा साफ होना चाहिए, एंड दैट्स द रीजन इंदौर इज नंबर वन। अवेयरनेस और प्राइड जब तक वो नहीं आएगा कि मैं सबसे साफ शहर हूँ, और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, बाकी बात सही है कि जब तक जो सबसे नीचे वाला बंदा है स्तर का, वो नहीं सोचेगा कि मेरे को सबसे साफ रखना है, तब तक नहीं होगा। एक अगली चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, वो है पानी। और पानी का लेवल, ग्राउंड लेवल नीचे जाता जा रहा है, हमारी नदियाँ सूखती जा रही हैं, तो पानी की रिसाइकलिंग, रीहार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो नए जो सोसाइटीज बन रही हैं उसमें तो सब में वाटर हार्वेस्टिंग का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। क्या जो पुरानी स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ रेन हार्वेस्टिंग नहीं है, क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसा है, और क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो पुराने सोसाइटीज को भी रेन हार्वेस्टिंग करने के लिए मैंडेट करता है? देखिए कनल साहब, एक ये चीज है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्वड इनटू इट, एंड आई थिंक बस वही, जैसे हम लोग स्वच्छ भारत की भी बात कर रहे थे, और हम लोग ने इसका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी उसके साथ ही क्लब कर देते थे। कई बार हमारी जो वर्कशॉप्स होती थी, जैसे 30 मिनट्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड 10-15-20 मिनट्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ द इशू इज के एक तो पहले लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारा जो वाटर लेवल्स है वो हर एक साल कम होता जा रहा है, हर एक साल 3-4-5 फीट नीचे चले जाता है वाटर लेवल्स, और दैट्स द ओनली सोर्स जो हमारे पास है। जो और अगर वो खत्म हो गया, क्योंकि गंगा वाटर अभी भी चैलेंज है हमारा, उधर से नदी गंगा से आना, पानी लाना, दैट अगेन इज अ बिग चैलेंज, बट स्टिल तो हमें क्या करना है, अपना जो वाटर लेवल्स जो है, उसकी वाटर टेबल जो है उसको सस्टेन करना है। तो उसके लिए क्या है कि जो ज्यादातर हाई राइज सोसाइटीज में टेरेस से कनेक्टेड होता है, दे हैव टू मेक एरिया, छोटा सा एक रिजर्वायर टाइप जो कैप्टिव एरिया जिसे बोलते हैं, वो बना के और एक बोरिंग करके उसे सीधे ले जाना। दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर, काफी सोसाइटीज में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काफी सोसाइटी में काम भी नहीं कर रहा है। अगेन समस्या ये रहती है कि बिल्डर जो हैंड ओवर करता है वो गैप रह जाता है, एओएस के पास आ जाता है, लेकिन ये उसको कई बार नहीं अवेयरनेस नहीं होती कि कहाँ हमारा ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए भी एक हम लोग ने बहुत अच्छा इनको प्रपोज करा था कि अगर छत पे आप कलर्ड वाटर डाल देते हैं, अगर चोक्ड है आपका, तो पता चल जाएगा वो कलर्ड वाटर एंड तक नहीं पहुंचेगा। तो वो हम उन्हें समझाते थे जाके कि भैया ये कोशिश करें, दिस अगेन इज अ सिंपल प्रोसीजर, ऐसा कुछ नहीं है वो। इसमें एक और चीज चाहिए कि इसका भी ऑडिट होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि हमें पता चला है कि आप गेस्ट मेंबर है डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट कमेटी के, और आप AQI मॉनिटरिंग पॉइंट्स और प्लांटेशन ड्राइव्स के बारे में आपका सुझाव इसमें दिया गया है, तो आपकी बात कितनी मानी गई, कुछ हो रहा है इस पे? देखिए, इसमें जो एनवायरनमेंट कमेटी के मेंबर जरूर हैं, इसमें सबसे बड़ी चीजें जो आती हैं वो होती हैं कि जैसे DG सेट्स के ऊपर आती हैं जी। DG सेट्स जो है लास्ट ईयर भी ये जो हमारे यहाँ क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो होता है वो अपना अक्टूबर से लेके फरवरी तक के लिए जनरेटर्स जो है बैन कर दिए जाते हैं उसमें। अब जनरेटर्स जो है, अगर आपकी जो पावर सप्लाई है स्टेबल नहीं है, तो सस्टेनेबिलिटी इशू आ जाता है। पावर किसी भी मॉडर्न टाउनशिप्स के लिए पावर का सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नाउ क्या होता है कि जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं उसमें कितना ये जो जनरेटर्स चलते हैं, आई मीन हैज एनीबडी एवर डन कि इसमें कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं, मतलब आर दे रियली इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? हालांकि इंडस्ट्रीज का ज्यादा है। तो बात ये आ जाती है कि इसमें एनवायरनमेंट में जो कमेटी में होता है, वी हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन कि भाई
रेजिडेंशियल सोसाइटीज को एग्जाम करा जाए। अभी भी जो आई है रिसेंटली जो हमारी सेंटर ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट क्या उन्होंने जो एक ऑर्डर जारी किया है कि फ्रॉम 1st of October there would be nobody would be allowed to use normal DG sets। वो तो गैस के साथ होने चाहिए या तो एनवायरमेंट फ्रेंडली DG सेट्स होने चाहिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं वो एक देखने वाले। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोग इसमें वी ट्राई टू रेज इट इन द डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कमेटी। एक चीज और है जो उम्मीद करता हूँ कि नोएडा अथॉरिटी सोच रही हो और आप लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन देखिए नोएडा नया शहर है, लेकिन फिर भी करीब 40 साल तो हो ही गए जहाँ पे एक्टिवली लोग रहते हुए, और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो 40 से 30 साल के बीच में हैं, और 50 साल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो कमज़ोर होने लगता है। तो ज़रूरत पड़ती है हमें उनके रीडेवलपमेंट की। मुंबई में बहुत एक्टिव है ये पॉलिसी, और अभी दिल्ली में भी शुरू हुई है। तो एक दिन तो हमें भी इस तरफ ज़रूर सोचना पड़ेगा नोएडा में। तो अगर हम पहले से ही पॉलिसी बना के रखें, लोग अवेयर रहेंगे, उसकी तरफ सोचेंगे, क्योंकि बहुत सभी लोगों को साथ में लेना पड़ता है। दैट इटसेल्फ टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कन्विंस एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ इट। जो भी पॉलिसी बनती है उसको करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या नोएडा अथॉरिटी और ऐसा कुछ पॉलिसी सोच रही है, आपको पता है, या आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो नोएडा अथॉरिटी के साथ आप लोग टेकअप करेंगे? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि एंड यू आर राइट, इन बॉम्बे आई रिमेम्बर I was in Bombay around 20 years back. I lived in Bombay. तो वहाँ पर ये जो रीडेवलपमेंट का काम जो है शुरू हो गया था वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, जो पुरानी सोसाइटी जो हाई राइज सोसाइटीज दे ब्रॉट डाउन एंड उसके नया बना के उसमें तो करता है। आई थिंक आपसे जब लास्ट टाइम बात हो रही थी आपने बताया था दिल्ली में भी ये शुरू हो गया है, ये चीजें शुरू हो गई है। तो आई एम श्योर यहाँ पर भी होना चाहिए अभी, क्योंकि देखिए बॉम्बे वी से सो बिकॉज हाई राइज वहाँ बहुत पहले से आई हुई थी, वहाँ 40-50 साल हो गए। देखिए रफली एक जो होता है जो हाई राइज सोसाइटी होती है उसकी लाइफ जो देखी जाती है वो 30 to 40 ईयर्स। बॉम्बे में तो उसको 30 to 40 ईयर्स मानी जाती है कि, और यहाँ पर भी अब यहाँ पर यही है कि अभी 40 ईयर्स वाली सोसाइटीज जो है अभी कम है। तो there would be a time and there should be a policy on this। एक ये पॉलिसी पहले बन जाए, टाइम पॉलिसी एक बनानी पड़ेगी कि जिसमें ये इस तरह से उसमें सारी चीजें होती हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल वो प्लान करा जाता है कि 2 साल के अंदर अंदर ये बना दी जाएगी बिल्डिंग, तब तक वो किराए पे रहते हैं। दैट आल्सो इज पेड बाय द बिल्डर। वो जो सारा पूरा उनका जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की तरह होता है, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी इन बॉम्बे अबाउट दैट। समय कब गुजर जाता है पता नहीं चलता बात करते करते, लेकिन इस समय हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा राजीव जी से मुलाकात का पहला हिस्सा समाप्त होता है। अगले हफ्ते 29 अगस्त शाम 5 बजे मंगलवार आपसे फिर मुलाकात होगी। राजीव जी की मुलाकात को यहाँ से लेके जाएंगे, और असली मुद्दे तो अब शुरू होने वाले हैं जिनमें वाकई रोज के लेवल पे हम लोग डेली इश्यूज जो हमारे साथ रेज होते हैं, अब हम उन मुद्दों को एड्रेस करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा हमारा 6वां एपिसोड जो राजीव जी से मुलाकात का दूसरा एपिसोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद। If we want to make an environment friendly township, we need to have safe cycling zones also. इसमें ये है कि जब अपार्टमेंट ओनर्स जो चाहते हैं, they should be governed by apartment owners, not the builder. Yes. Somebody else should not be governing. Yes. अच्छा, I strongly believe कि नॉर्मली एनिमल्स को कोई हेट नहीं करता है, चाहे वो कम्युनिटी कहीं पे भी रहते हो, सोसाइटी में रहते हो। इट्स द फियर एट टाइम्स, जो जैसे रेजिडेंट फियर करता है, नेचुरल फियर है। इट कुड बी इट कुड हैव अ बेस ऑफ समथिंग एल्स, बैकग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरह से ये भी है कि पेट ओनर्स आल्सो हैव टू बी अ लिटिल रिस्पांसिबल, उसमें उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी हो जाती है कि दे शुड रिकॉग्नाइज कि इफ अ पर्सन इज has a fear of a pet, so they should be honored. Exactly,